जब हम सब्स्टेंटिव रेमेडी का क्लेम करते हैं वो पिटीशन कहलाता है, जब हम प्रोसीजरल रेमेडी में आते हैं तो जो है वो एप्लीकेशन होता है। जे-एंड-के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आ जाने के बाद में ये एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा होल इंडिया पे। इसके पहले ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं था, एक्सेप्ट जे-एंड-के हुआ करता था। हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है पीसीएसजे बाय अमित सर। और हम लोगों ने यहाँ पे रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है जो कि प्रीलिम्स एग्जाम को देखते हुए स्टार्ट की गई है। इसमें आपको हर उस कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स के हर उस इम्पोर्टेंट सेक्शन और एरिया को बताया जाएगा जिससे आप अपने प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ का एग्जाम आने वाला है, इसके बाद में राजस्थान जुडिशरी का भी एग्जाम जल्द से जल्द होने वाला है। तो हमें लगातार इस पे फोकस करना है और जितना भी चीजें हम बता रहे हैं इसमें बताई जाएंगी आगे की क्लासेस में, उसमें आप अगर रिलाई करते हैं और उस पे काम करते हैं तो मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें लिमिटेशन लॉ की, तो हम हिंदू jurisprudence में अगर देखें तो हमारे पास कोई भी जो है लिमिटेशन लॉ नहीं था, लेकिन लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन था। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन था जो कि जो है ये बताता था कि अगर किसी ने अनअपोज्ड एक लंबे समय तक एक पोजीशन रखा है तो उसे जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे और जो है कोई भी लैंड पे और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे उसका टाइटल एराइज हो जाता है। We know the substantive law recognize the different substantive rights। हमारे सब्सटेंटिव लॉ जो है डिफरेंट टाइप के सब्सटेंटिव राइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और प्रोसीजरल लॉ उनके रिड्रेसल के मैकेनिज्म को बताता है कि कैसे हम जो है उन राइट्स की वायलेशन पे कैसे हम उसको रिड्रेस करा सकते हैं। और हमारा जो है लिमिटेशन लॉ है वो भी एक तरह का प्रोसीजरल लॉ है ना। प्रोसीजरल लॉ है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पीटी का सवाल बनता है। जो पहली बार हमारा जो लॉ बना लिमिटेशन पे तो वो बना 1859 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीटी के पर्पज से। जिसका एक्ट नंबर 14 है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है होल इंडिया एप्लीकेबल था, तो रिप्लेस कर दिया गया 1871 के एक्ट के द्वारा और 1888 के एक्ट के द्वारा। और इसके बाद में 1908 का एक्ट आता है जो इन बारी बारी से एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। इसके बाद में एक लॉ कमीशन बनता है जिस कमीशन को हेड कर रहे हैं जस्टिस के एल कपूर। उन्होंने कुछ जो है रिकमेंडेशंस दिए और कुछ सजेशंस दिए, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए एक थर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट जब आई, फाइनली जो है हमारा जो है 1963 में एक नया एक्ट बना, लिमिटेशन एक्ट। द लिमिटेशन एक्ट 1963 ये बना। ये लिमिटेशन एक्ट जो है इसका इन्फोर्समेंट 1 जनवरी 1964 को रहा। इसको याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कई बार पीटी में। और जो रिसीव एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो 5 अक्टूबर 1963 को इसको जो है हमारे राष्ट्रपति महोदय ने इस पे साइन किया। तो इसका एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर 36 है। ये बताता है कि 1963 में जितने भी कानून भारत की संसद ने पारित किए हैं उसमें इसका नंबर 63वां है। और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि जे-एंड-के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आ जाने के बाद में ये एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा होल इंडिया पे। इसके पहले ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं था, एक्सेप्ट जे-एंड-के हुआ करता था। एक्सेप्ट जे-एंड-के, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया ये एप्लीकेबल था। जो भी इंडिया के लॉ हैं सब इसी तरह से एप्लीकेबल हुआ करते थे। लेकिन इस एक्ट के आ जाने के बाद से ये जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ गई। अब जो है ये होल इंडिया एप्लीकेबल होता है। इस एक्ट की इन्फोर्सिबल डेट ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 है और इसका एक्ट नंबर ये भी पूछा जा सकता है। जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है वो 5 भागों में विभक्त है, जो कि 30 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल में 137 आर्टिकल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो ये छत्तीसगढ़ में ही पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में ही पूछा गया था, उसमें पूछा गया था ये सेक्शन 28 और 32 हैज बीन रिपील्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट था 1974 का, तो ध्यान रखिए इसे। इसकी इन्फोर्समेंट डेट भी ऐड कर लेते हैं, वो 22/12
1974 है, और एक और चीज, इसका एक्ट नंबर भी ध्यान रखिए, क्या पता इस बार ये पूछ ले। नंबर 56, neither the court nor the party to the suit party to the proceedings have discretion to extend the limitation period। ना तो कोर्ट कर सकती है और ना ही पार्टी टू प्रोसीडिंग या सूट ये जो है इसके लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड कर नहीं सकते हैं। ये अप्लीकेबल वही होगा जो कि हमारे लॉ ने बता रखा है। कौन से लॉ ने? लिमिटेशन एक्ट 1963 ने जो बता रखा है। कुछ वन लाइनर्स को देख लेते हैं। लिमिटेशन एक्ट जो है अप्लाई होता है बोथ प्लेंटिफ एंड डिपेंडेंट पे, जो कि इक्वली एप्लीकेबल होगा सभी लीगल प्रोसीडिंग्स पे। लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो ऑब्जेक्ट है, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन। ये जहां पे वर्ड कंसोलिडेट आ जाता है, ये बताता है कि हमारा लॉ कंप्लीट लॉ है। जिस भी पॉइंट पे बात कर रहा है, कंप्लीट बात कर रहा है ना। एक्ट अप्लाइज यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडिया से द सेम रूल्स अप्लाई इन ऑल द स्टेट, है ना। यूनिफॉर्मली हर स्टेट में जो है लगेगा। एक्ट डज नॉट क्रिएट राइट बट रिस्ट्रिक्ट द इन्फोर्समेंट आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड। मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन यहाँ राइज हुआ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इसके बाद में आपका राइट खत्म नहीं हो रहा, राइट आपका है, लेकिन इसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते क्योंकि आपने एक जो है लिमिटेड पीरियड में जो निर्धारित किया गया है लिमिटेशन पीरियड के द्वारा, उसमें आप लेकर के नहीं आते हैं। एक्ट अप्लाइज ओनली सिविल प्रोसीडिंग्स, सिविल सूट और प्रोसीडिंग्स, नॉट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अनलेस स्पेसिफाइड। अगर हमारा एक्ट बताता है तो ठीक है, अन्यथा किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे ये नहीं लगेगा। अगर पीटी पे सवाल आता है कि क्या एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे लगेगा, तो वहां पे आप नोट टिक करिएगा। ए सूट फाइल्ड बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड मस्ट बी डिसमिस इवन इफ नॉट कंटेस्टेड। अगर जो है ये इसकी प्लिया डिफेंडेंट ने ली भी नहीं हो, डिफेंडेंट ने ये कहा भी नहीं हो कि हमारा सूट जो है, ये जो सूट हमारे खिलाफ लाया गया है ये बार्ड बाई लिमिटेशन है, ये कहा भी नहीं हो, कोर्ट जो है इसे सुओ मोटो जो है इसको डिसमिस कर देगी। आगे देखते हैं, इसके पीछे के रेशनेल को जानते हैं कि क्या इसके पीछे विधि शास्त्रिक जो है अवधारणा रही है, क्या रेशनेल रहा है, क्यों इस एक्ट को बनाया गया। ये इंश्योर करता है टाइमली जस्टिस, ये प्रिवेंट करता है अननेसेसरी डिले, और इंश्योर करता है लीगल डिस्प्यूट आर रिजॉल्व विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। मतलब जो भी टाइम फिक्स कर दिया है मनी सूट के लिए, मानिए अगर 3 ईयर है तो 3 ईयर में ही जो है वो फाइल करें और जल्द से जल्द इसका निपटारा होगा। ये कोर्ट के बर्डन को भी कम करता है। तो मैक्सिम है जो इसके जो है ऑब्जेक्ट कुछ बताती हैं। विजिलेंटिवस नॉन डोरमेंटिवस जुरस ओपिनियन, लॉ हेल्प द विजिलेंट नॉट दोज हु नेग्लेक्ट देयर राइट। मतलब जो अपने अधिकारों के साथ सो रहे हैं उनको लॉ हेल्प नहीं करेगा, उनको उनकी हेल्प करेगा जो जो है डिलिजेंट हो और अपने जो है वायलेशन ऑफ लीगल राइट के खिलाफ वो आना चाहते हैं, उनकी ही हेल्प करेगा। इंटरेस्ट रिपब्लिक एक्सिट फिनिश लिटियम, मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट लिटिगेशन मस्ट हैव एन एंड। मतलब ये राष्ट्र और देश के हित में है कि जल्द से जल्द से लिटिगेशन का निपटारा हो। लिटिगेशन का निपटारा तभी हो सकता है कि जब टाइमली जो है टाइम बाउंड मैनर में जो है लिटिगेशन स्टार्ट हो, है ना। ये जो है प्रिवेंट करता है स्टेल क्लेम्स को। स्टेल क्लेम्स को प्रिवेंट प्रिवेंट इसलिए करता है क्योंकि अगर जो है हमारा क्लेम बहुत पुराना हो जाए, मानिए कि हमारा क्लेम हो गया जो है 40 या 50 सालों का हो गया, तो इस समय जो एविडेंसेस होंगे वो लॉस्ट हो चुके होंगे। जो विटनेसेस की मेमोरीज होंगी वो फेड अप हो चुकी होंगी, और विटनेसेस जो है अनरिलायबल हो जाएंगे, है ना। विटनेसेस विटनेसेस जो है अनरिलायबल हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में फ्रॉडुलेंट मिसलीडिंग क्लेम्स अराइज होने लगेंगे। अब आगे देखते हैं, प्रोवाइड लीगल सर्टेनिटी, establish a fixed period for the legal action, ensure the clarity and finality in the dispute, thus to strengthen the public confidence in the justice system। अगर चीजें टाइम बाउंड मैनर में होने लगेंगी, टाइम से जो है मामला इंस्टीट्यूट होगा, टाइम से उसका ट्रायल होगा और टाइम से डिसीजन आने लग जाएगा, तो लोगों का जो है एक फेथ पैदा होगा पब्लिक जस्टिस सिस्टम पे। बैलेंस करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है, बैलेंस करता है डिफेंडेंट के राइट को, और साथ ही साथ में जो है वो क्लेमेंट के राइट को, दोनों को ही जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब होगा क्या, अगर जब राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, बैलेंस क्रिएट करेगा, ऐसी कंडीशन में होगा क्या, रूल ऑफ लॉ स्वतः ही स्टेब्लिश हो जाएगा। स्ट्रेंथन द रूल ऑफ लॉ, इंश्योर द जस्टिस इज सर्व्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम, reinforce the faith in the legal system।
तो हम इसके शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट को जान लेते हैं। ये एक्ट, इसका नाम है द लिमिटेशन एक्ट 1963। इसका विस्तार जो है होल ऑफ इंडिया है, लेकिन जब ये एक्ट आया था उस समय एक्सेप्ट जे एंड के हुआ करता था। जे एंड के हुआ करता था, अब होल इंडिया पे लगता है। और इसकी कमिशमेंट डेट है 1 जनवरी 1964। इसकी डिफिनेशन क्लॉज में देखते हैं। डिफिनेशन क्लॉज में जो पहली डिफिनेशन है वो है अप्लीकेंट की डिफिनेशन। अप्लीकेंट इंक्लूड करता है, किन किन लोगों को इंक्लूड करता है? पिटिशनर को जोड़ता है। और एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू एप्लीकेंट डेराइव राइट टू अप्लाई। मान लीजिए इनहेरिटेंस से या सेल से आया है, तो ये राइट को डेराइव करेगा टू अप्लाई। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट। अगर एप्लीकेंट के स्टेट या उसकी संपदा को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई व्यक्ति एज एन एग्जीक्यूटर, यानी कि जिसे बिल से बना दिया गया हो, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जिसे कोर्ट अपॉइंट कर रही हो, या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव ऐलान हो सकता है या कोई और रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो भी एप्लीकेंट की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ आता है दूसरी डिफिनेशन, एप्लीकेशन इंक्लूड पिटीशन, है ना? एप्लीकेशन पिटीशन को भी इंक्लूड करती है, जोड़ती है अपने में। यहाँ देखिए, पिटीशन इज एन फॉर्मल रिक्वेस्ट सीकिंग द लीगल रिलीफ, जो है डाइवोर्स पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन और रिट पिटीशन। ये जो है प्रोसीजरल रेमेडी, मतलब ये है कि जब हम बात करेंगे पिटीशन में हम जो भी रेमेडी की डिमांड करते हैं वो स्पेसिफिक रेमेडी की डिमांड करते हैं, स्पेसिफिक रेमेडी की डिमांड करते हैं। और जिसका जो है नेचर सब्सटेंटिव नेचर का होता है, जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना, या फिर हम जो है डाइवोर्स की बात कर लें, वैवाहिक विच्छेद की बात करें, या हम कोई इलेक्शन पिटीशन मूव कर देते हैं, ये सब पिटीशन की कैटेगरी में आएंगे। या अगर हमारी कोई रिट हम फाइल करते हैं, रिट फाइल करते हैं आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में, यहाँ सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, यहाँ हाई कोर्ट चले जाएंगे। अगर यहाँ रिट फाइल करते हैं तो ये सब जो है पिटीशन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब हम एप्लीकेशन मूव करेंगे, यहाँ पे हम जो है लिमिटेड रेमेडी मांगते हैं, एक प्रोसीजरल नेचर की रेमेडी को मांगते हैं। मानिए कि ये जो है मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए जो है जेल चले गए, मिस्टर ए जेल चले गए हैं, अब इनकी बेल के लिए हमें अप्लाई करना है, ये एप्लीकेशन क्या है? अगर मानिए ये एक संपत्ति है जिसका टाइटल सूट चल रहा है, लग रहा है कि डिफेंडेंट इसे बेच सकता है ना, डिफेंडेंट इसे बेच सकता है, तो हमने क्या किया, कोर्ट से कहे कि हमारी इंटरिम रिलीफ दे दीजिए, उसे बेचने से रोक दीजिए कि जब इसका निपटारा हो तो सही तरीके से इसके टाइटल को जाना जा सके। तो हम अगला देखते हैं। अगली डिफिनेशन है 2C, जो कि बात करती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड जोड़ता है हुंडी और चेक को। ये देखिए हुंडी है, ये हुंडी है। हुंडी एक ट्रेडिशनल बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो आज प्रेजेंट में नहीं है लेकिन पहले थी। हुंडी और चेक को जोड़ती है। और चेक जो है सेक्शन 6 ऑफ एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिफाइंड है। और एक और बिल ऑफ एक्सचेंज की डिफिनेशन दी गई है एनआई एक्ट के सेक्शन 5 में, जो बताता है अनकंडीशनल ऑर्डर है, डायरेक्ट कर रहा है सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन अमाउंट, कुछ एक सर्टेन अमाउंट पे करने के लिए। अब अगली डिफिनेशन देखते हैं, बॉन्ड की है 2D में बॉन्ड की डिफिनेशन दी गई जो इंक्लूड करती है इंस्ट्रूमेंट टू पे मनी और कंडीशनल ऑब्लिगेशन। कुछ ऑब्लिगेशन इंपोज की कर दी जा रही हैं, अगर ऑब्लिगेशन को वायलेट किया जाएगा इस कंडीशन में कुछ एक मनी देना पड़ेगा। अब आते हैं अगली डिफिनेशन 2E, जो बात करती है डिफेंडेंट की। डिफेंडेंट इंक्लूड वन हु डेराइव लायबिलिटी, मतलब डिफेंडेंट से जो लायबिलिटी को डेराइव कर रहा है वो आएगा। वन हु स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एग्जीक्यूटर, अभी हमने बात की थी कि जो बिल के द्वारा, और जो है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी से एडमिनिस्ट्रेटर जिसे कोर्ट अपॉइंट कर रही है, या फिर जो है अदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, अदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अदर रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है तो यहाँ पे डिफेंडेंट की संपदा को रिप्रेजेंट कर रहा है इन तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में, या फिर लायबिलिटी को जो है डेराइव कर रहा है, वो डिफेंडेंट कहलाएगा। अब यहाँ 2F ईजमेंट की बात कर रहा है। ईजमेंट वो अधिकार होता है जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं अराइज होता है, वो स्वतः अराइज हो जाता है। इसे हम हिंदी में सुखाधिकार भी कहते हैं। मानिए कि प्रॉपर्टी, ये घर है ए का और ये प्रॉपर्टी है बी की। ए बी जो है कि प्रॉपर्टी पे ए लगातार आते जाते हैं, ये जो है
रास्ता है, इस पे आते जाते हैं और इन्होंने कभी अपोज नहीं किया, ये इनका एक इजमेंट्री राइट हो जाएगा। अब ये इसका क्लेम कर सकते हैं, इंटाइटल टू रिमूव और अप्रोप्रिएट यूज फॉर हिज ओन बेनिफिट एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, है ना, ये इजमेंट्री राइट हो गया। और सेक्शन 2G बात करता है फॉरेन कंट्री एनी कंट्री अदर देन इंडिया। और 2H गुड फेथ, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने रिप्रेजेंट किया है। गुड फेथ मीन्स ड्यू केयर एंड अटेंशन, है ना। अगली डिफिनेशन देखते हैं। 2Y 2E हमने डिफेंडेंट की डिफिनेशन को देखा था, और उसी तरीके से उसी तर्ज पे ये भी है। वन डेराइविंग राइट टू सू, मतलब कोई व्यक्ति है जो राइट टू सू डेराइव कर रहा है कहां से, प्लेंटिफ से। वन वन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव, है ना, वो भी जो है प्लेंटिफ कहलाएगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन 2J में बताया गया है, ये बहुत पूछा गया है, ये जो है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी बहुत गई है। साथ ही साथ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की डिफिनेशन यानी कि 2E और 2I, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछी गई है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, टाइम लिमिट फॉर अ सूट अपील और अप्लीकेशन, मतलब सूट अपील और अप्लीकेशन के लिए एक टाइम लिमिट जो निर्धारित कर दी गई है, जो है इसमें शेड्यूल में जो टाइम लिमिट निर्धारित कर दी गई है, उसपे उसे हम जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहते हैं। कंप्यूटेड एज पर एज द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो भी एक्ट के प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग उसे हम कंप्यूट करेंगे। जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 से 24 के सब्जेक्ट में जो है कंप्यूट करते हैं। फिर आते हैं हम डेफिनेशन के, जो कि प्रोमिसरी नोट है। द इंस्ट्रूमेंट टू पे सर्टेन मनी, ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग इसकी डिफिनेशन इसके साथ साथ में सेक्शन 4 ऑफ एनआई एक्ट में भी दी गई है, एनआई एक्ट 1881 में। तो ध्यान रखिएगा इसे, ये भी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सूट डज नॉट इंक्लूड, अपील और एप्लीकेशन को नहीं जोड़ती है। और एम है, टॉर्ट की डिफिनेशन दी गई है, जो कि सिविल रॉन्ग है, सभी जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रस्टी की डिफिनेशन, इस पे एमसीक्यू बने हैं कई बार। ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड, बेनामदार को इंक्लूड नहीं करता। मॉर्गेजी इन द पोजीशन आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द मॉर्गेज, जब मॉर्गेज जो है सेटिस्फेक्शन ऑफ द वो डेट लिखा हो या फिर मॉर्गेज, उसके बाद में भी जो है पोजीशन में बना रहता है, तो वो जो है ट्रस्टी नहीं हो माना जाएगा और बेनामदार है। और द पर्सन इन रॉन्गफुल टाइटल, किसी की टाइटल नहीं है, रॉन्गफुल टाइटल है, तो भी ट्रस्टी की कैटेगरी में नहीं आएगा। कुछ एमसीक्यूज को हम देख लेते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑन लिमिटेशन इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन, कौन से ईयर में इनेक्ट हुआ था? पहला लॉ 1859 पे आया था, है ना। और इसकी जो है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ये जो है इसके बाद में इसने रिप्लेस किया था 1871, फिर इसने रिप्लेस किया था 18 80 1877, 1877, फिर 1888, और फिर इसके बाद में 1908 का लॉ आया। लास्ट में जो हमारा आज का लॉ है 1963 का, वो आया। विच एक्ट रिप्लेस 1851, तो ये आ गया। द प्रेजेंट लिमिटेशन एक्ट वाज इनेक्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन एंड सजेशंस ऑफ विच लॉ कमीशन, अभी हमने पढ़ा था लॉ कमीशन का नाम, कौन सा लॉ कमीशन था? थर्ड लॉ कमीशन था, और इसको जस्टिस कपूर जो है हेड कर रहे थे थर्ड लॉ कमीशन को। व्हेन डिड द लिमिटेशन एक्ट केम इनटू द फोर्स, इस ये जो है परिवर्तन में कब आया? तो हमने ये डेट पढ़ी थी 1 जनवरी 1964। अब अगर हम बात करें इसकी एसेंट डेट की, हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कब इस पे साइन किया था? तो राष्ट्रपति महोदय ने साइन किया था कब? 1 जनवरी को तो नहीं किया था, 5 अक्टूबर 1963 को साइन किया था। आफ्टर जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, व्हेन वाज द एक्ट एक्सटेंडेड टू द जम्मू एंड कश्मीर, मतलब इसकी जो है इन्फोर्समेंट डेट की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 है। और हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द करेक्ट नंबर ऑफ लिमिटेशन एक्ट, एक्ट नंबर कौन सा है लिमिटेशन एक्ट का? तो लिमिटेशन एक्ट का नंबर जो है 36 है। हाउ मेनी पार्ट्स एंड सेक्शंस इन द एक्ट, मतलब हमारे लिमिटेशन एक्ट में कितने पार्ट और कितने सेक्शंस हैं?
5 पार्ट है, 32 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है प्लस 1 शेड्यूल और जिसमें 137 आर्टिकल है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द शेड्यूल? शेड्यूल में आर्टिकल है 137। फिफ्थ सेक्शन वेयर रिपील बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1974। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये आया भी है प्रीवियस ईयर में। तो 28, 30 नहीं, 28 और 32। इसका एक्ट नंबर भी ध्यान रखिएगा, क्या पता इस बार पूछ ले। एक्ट नंबर 56 है और साथ ही साथ जो है ध्यान रखिएगा इसकी जो है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 20/12/1964। इसका ऑब्जेक्ट क्या है लिमिटेशन एक्ट का? create legal rights, extend the time limit period for all the cases, consolidate and amend the law relating to limitation। ये है तो कंसोलिडेट एंड अमेंड, ये बताता है कि हमारा जो लॉ है वो कंप्लीट लॉ है। कंसोलिडेट वर्ड जहां भी इस्तेमाल हो ये कंप्लीट लॉ की बात करता है। लिमिटेशन लॉ अप्लाइज ओनली सिविल सूट्स। व्हाट हैपेंड इफ द सूट इज फाइल्ड बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड? मतलब जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है या प्रेस्क्राइब पीरियड है इसके बियॉन्ड अगर फाइल किया जाता है तो क्या हो जाएगा? डिसमिस हो जाएगा। क्योंकि सेक्शन 3 हम जब पढ़ेंगे तो वहां वर्ड इस्तेमाल हुआ है सेल डिसमिस। इवन इवन इफ इट इज नॉट कंटेस्टेड, यानी कि अगर डिफेंडेंट ने कंटेस्ट नहीं किया है लिमिटेशन की बात को तब भी जो है ये डिसमिस हो जाएगा। कोर्ट उसे सुओ मोटो डिसमिस कर देगा। Does the application act applies to the defendant in legal proceeding? Yes, limitation act applies to defendant in legal proceedings। अब यहाँ देखिए, नो इट अप्लाइज ओनली टू द प्लेंटिफ, यस इट अप्लाइज टू बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ये दोनों पे अप्लाई होगा। कैन द कोर्ट एक्सटेंड द टाइम पीरियड एट इट्स डिस्क्रिशन, एट देयर डिस्क्रिशन? अगर कोर्ट जो है टाइम पीरियड को अपने डिस्क्रिशन पे बढ़ा सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती। ना तो कोर्ट बढ़ा सकती है और ना ही इसके पक्षकार बढ़ा सकते हैं। ना ही कोर्ट बढ़ा सकती है और ना ही इसके पक्षकार बढ़ा सकते हैं। एक लीगल मैगजीन है जो अभी हमने पढ़ा था, ये जो है क्या कहती है? लीगल मैगजीन बिजलेंटिवस नॉन डॉर्मेटिवस जुरा सबीनियंट। लॉ उनकी मदद करता है जो विजिलेंट हो। लॉ हेल्प्स द विजिलेंट, नॉट दोज हु नेग्लेक्ट देयर राइट। है ना, जो अपने अधिकारों के साथ सो रहे हैं उनकी कोई मदद लॉ नहीं करता है। व्हाट डज द प्रिंसिपल इंटरेस्ट रिपब्लिक अर्थ फिनिश लिटियम? इसका जो है मतलब क्या है? स्टेट इनकरेज द प्रोलॉन्ग लिटिगेशन, नहीं। लीगल केसेस शुड बी कंटिन्यू इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटली, नहीं। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट द लिटिगेशन मस्ट हैव एन एंड, ये वाला सही होगा। लिमिटेशन एक्ट हेल्प प्रिवेंट स्टेल क्लेम्स बाय इंश्योरिंग, क्या इंश्योर करता है? कोर्ट डिसाइड द केस ओनली आफ्टर 10 ईयर, डिफेंडेंट आर ऑलवेज फेवर्ड इन डिस्प्यूट एंड द एविडेंसेस इज प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड विटनेसेस रिमेन रिलायबल एंड फ्रॉडुलेंट क्लेम्स आर मिनिमाइज। जो भी फ्रॉडुलेंट क्लेम अगर आते हैं उनको हटाया जा सके। हाउ डज द लिमिटेशन एक्ट बैलेंस द राइट्स ऑफ पार्टीज? मतलब जो है पार्टीज के अधिकारों को बैलेंस कैसे करता है? बाय प्रोटेक्टिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम लाइबिलिटी, indefinite liability, by allowing the claimant an unlimited time to file suit, by removing the all time or restrictions in the legal proceedings, by giving the court unlimited power to extend the deadline। तो इसमें कौन सा जो है सही होगा? तो सही ये वाला होगा, रिमूविंग ऑल द टाइम एंड रिस्ट्रिक्शंस इन द लीगल प्रोसीडिंग। हाउ डज द लिमिटेशन एक्ट स्ट्रेंथ द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ को कैसे स्ट्रेंथ करता है? बाय इंश्योरिंग द जस्टिस इज सर्व विद इन द रीजनेबल टाइम फ्रेम, by allowing the indefinite delay in the court proceedings, by prioritizing the cases over the old cases over the new one, by letting the court ignore the limitation period when convenient। तो इसमें हम कौन सा जो है करेंगे? तो by ensuring the justice is served within a reasonable time frame। अगला देख लें। As per the section 2G of the Limitation Act, the foreign country means any country other than India।
ये जो है फॉरेन कंट्री होगी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2H लिमिटेशन एक्ट, गुड फेथ मीन्स, तो गुड फेथ मीन्स हमने क्या पढ़ा था? ड्यू केयर एंड अटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज में किसे जो है हम सेक्शन 2C में जोड़ते हैं? बॉन्ड, चेक, प्रोमिसरी नोट और स्टाम्प। तो हमने क्या पढ़ा था? चेक और दूसरा क्या था? ये दोनों जो है इंक्लूडेड है बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो यहाँ पे चेक है। ईजमेंट इंक्लूड सेक्शन 2F में ईजमेंट जो है क्या है? नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू यूज अनदर जो है प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी और लैंड, ये जो है नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। विच व्हाट डज द टर्म लिमिटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन मींस एज पर एज सेक्शन 2J? 2J से जो है लिमिटेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? द टोटल टाइम अवेलेबल टू द कोर्ट टू डिसाइड द केस, नहीं। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द सूट अपील और अप्लीकेशन, ये है जो कि शेड्यूल में हमारे दिया गया, शेड्यूल में दिया गया, जिसमें कि 137 आर्टिकल्स हैं। सेक्शन 2A ऑफ लिमिटेशन एक्ट, द टर्म अप्लीकेंट इंक्लूड, अप्लीकेंट किस किसको जोड़ता है? पिटिशनर, डिफेंडेंट, विटनेसेस, नन ऑफ द अबव। किसको जोड़ता है? पिटिशनर को। यहाँ पे सब्सटेंटिव राइट का क्लेम हम करते हैं, सब्सटेंटिव रेमेडी जब हम मांगते हैं, जब हम सब्सटेंटिव रेमेडी का क्लेम करते हैं वो पिटिशन कहलाता है। जब हम प्रोसीजरल रेमेडी में आते हैं तो जो है वो एप्लीकेशन होता है। और हमने अभी एग्जांपल भी लिया था, ये बेल का एप्लीकेशन और साथ ही साथ में इंटरिम रिलीफ का। तो ये जो है एप्लीकेशन होगा और ये पिटिशन होगा। यहाँ पे देखिए आरसीआर हमने बताया था, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट या डाइवोर्स का मामला आता है, तो हम यहाँ पे जो है वो हम फाइल करेंगे, वो पिटिशन कहलाएगा। Which of the following statement is true recording the definition in section 2A? ये देखिए 2A की जो है exactly definition को ही लाके रख दिया गया है। Applicant include only plaintiff, applicant does not include petition, applicant include petitioner, है ना? ये सीधी सीधी जो है definition ही लाके रखी गई है। अगला सवाल देखते हैं। As per as section 2A of limitation act, a promissory note means क्या है? An oral promise to pay money, a legally enforceable agreement to perform service, an instrument to pay sum of money, है ना? एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक सर्टेन अमाउंट पे करने की बात करता है। हमने बताया था ना, एक जो है ये पर्सनल अंडरटेकिंग है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है टू पे सर्टेन अमाउंट। Which of the following is not included under the definition of suit as per as the section 2 जो है L? इसमें कौन सा नहीं आता है? सिविल प्रोसीडिंग्स, अपील और पिटीशन। तो हमने क्या कहा था आपसे कि जो है कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं? तो सूट में नहीं आती है, सूट में अपील और एप्लीकेशन नहीं आता है। ये सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। और एप्लीकेशन इंक्लूड क्या होता है? पिटीशन, है ना? ये हमने जो है सेक्शन 2B में पढ़ा था, तो ये जो है बोथ हो जाएंगे। अब अगला जो है सवाल, according to the section 2N of limitation act, which of the following is not considered as trustee? हम किसे ट्रस्टी नहीं मानेंगे? ए मॉर्गेजी इन पोजीशन आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट, जब जो है डेट सेटिस्फाई हो गया है उसके बाद भी अगर कोई पोजीशन में है तो उसे ट्रस्टी तो नहीं मानेंगे, वो ट्रेस पासर हो जाएगा। ए पर्सन रामफुल पोजेशन पोजेसिंग द प्रॉपर्टी विदाउट टाइटल, अगर उसका टाइटल नहीं है तो भी ट्रेस पासर ही हुआ एक तरह से। बेनामदार, ये सभी को हम जो है इसमें जोड़ते हैं, सभी आते हैं इसमें कि जो ट्रस्टी की कैटेगरी में नहीं आते। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। और कल की क्लास में हम लोग जो है पार्ट सेकंड को देखेंगे, पार्ट सेकंड जो कि सेक्शन 3 से लेकर के 11 तक होगा। और आपके जो भी कोई डाउट्स अगर हैं, आपके अपने डाउट्स हैं या फिर कोई सजेशन है कि आप चाहते हैं कि हमारी इस वीडियोस में जो है, इन वीडियोस में सजेशन आपके लिए जाए, जो भी चीजें हैं आप इसमें कमेंट के द्वारा
से कह सकते हैं, हमसे अपनी बात कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है तो आप हमारे जो है सर के नंबर पे फ़ोन करके भी चीज़ें बता सकते हैं। उस हिसाब से हम आपकी जो है अपने हिसाब से हर तरफ की मदद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।